हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा की पाठशाला में। आज का हमारा प्रकरण है समास प्रकरण। यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रकरण। सबसे पहले हम समास शब्द की उत्पत्ति या उसकी रचना के बारे में बात करते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घय प्रत्यय होता है तो इससे निकलने वाला जो शब्द बनता है उससे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात समास शब्द की उत्पत्ति इन्हीं अक्षरों से होती है। या दूसरे नंबर पे हम यूं कह सकते हैं कि शम प्लस आस, इन दोनों से भी क्या बनता है? समास बनता है। और ये जो शब्द आए हमारे पास, सम का शब्द का अर्थ होगा समीप। सम शब्द का अर्थ क्या होगा? समीप। इसका अर्थ क्या होगा? बैठना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बैठना। तो देखिए, जो समास शब्द है वो सम उपसर्ग अस धातु या घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। और इसमें से मान लें कि सम उपसर्ग पूर्वक ये आस धातु जोड़ते हैं तो भी समास बनता है। आस धातु में घय प्रत्यय जुड़ने से आस बनती है। तो देखिए, सम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ होता है बैठना। परिभाषा हो जाएगी सम सनम समा, अर्थात दो शब्दों का पास पास आकर बैठना ही समास कहलाता है। इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए हमने दो समासिक पद लिए हैं, पीताम्बरम, पीतम च तद अम्बरम। देखिए, यहाँ दो पद थे, दोनों पदों को पास में बिठाया, जोड़ा उनको, तो क्या बन गया? पीताम्बरम। तो ये क्या हो गया? समास हो गया। निर्मक्षिकम में देखिए, मक्षिकाणाम अभाव है, मक्षिकाणाम एक शब्द है, अभाव अर्थ एक है, उन दोनों को जोड़ते हुए क्या बना दिया? निर्मक्षिकम रूपे बना दिया। तो इस प्रकार से यह समास की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि दो शब्दों का पास पास आकर बैठना ही समास कहलाता है। टॉपिक लेते हैं अपना, इसमें समस्त पद या विग्रह किसे कहते हैं समझ लेते हैं। देखें, समस्त पद या विग्रह समास में बनने वाला नया शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। अर्थात जो सामासिक कार्य हम करेंगे उसमें जो नया शब्द हमारे सामने बनकर के आएगा वो शब्द क्या कहलाएगा? या तो समस्त पद कहलाएगा या फिर सामासिक पद वो कहलाएगा। फिर आती है इसमें विग्रह। विग्रह क्या होती है उसको समझ लेते हैं। अर्थात सामासिक पद को समझने के लिए वाक्य के रूप में लिखना ही विग्रह मानी जाती है। तो देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं दोनों चीजों को कि कौन सी विग्रह हो रही है और कौन सा सामासिक पद है। तो इन दोनों चीजों को हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये एग्जाम्पल हमारे पास कि इसमें हमने विग्रह की है राज्य है पुरुष है। तो हमने कहा कि सामासिक पद को समझने के लिए वाक्य के रूप में लिखना ही विग्रह मानी जाती है। तो ये हमारे पास सामासिक पद है जो है राजपुरुष है। राजपुरुष का तात्पर्य क्या होता है? तो उसको समझाने के लिए जो प्रक्रिया वाक्य के रूप में की गई राज्य है पुरुष है। तो ये राजा का पुरुष या राजा का सिपाही। तो इस प्रकार से जो ये विग्रह यहाँ पे की गई है उसी को क्या कहेंगे? हम विग्रह कहेंगे। विग्रह के भेद, अर्थात विग्रह के मुख्य रूप से दो भेद माने जाते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लौकिक विग्रह किसे कहते हैं। तो टॉपिक बनाते हैं अपना लौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह क्या होती है उसको समझते हैं। ऐसी विग्रह जो जनसाधारण व्यक्ति समझ सके उसे लौकिक विग्रह कहते हैं। अर्थात ऐसे सामासिक पद की ऐसी विग्रह होगी जिसको जनसाधारण व्यक्ति आसानी से समझ जाएगा, उसको हम क्या कह देंगे? लौकिक विग्रह। उसका एग्जाम्पल है, जैसे सामाजिक पद देखते हैं अपन, क्या आ रहा है हमारे पास? कृष्णाश्रित है। जैसे कृष्णाश्रित है, ये एक सामासिक पद है, कृष्णाश्रित है। और इसको समझाने के लिए हमने इसकी विग्रह की कृष्णम आश्रित है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी? विग्रह कहलाएगी। और विग्रह देखिए कृष्णम आश्रित है, जो इसको हर व्यक्ति समझ सकता है कि कृष्ण पर आश्रित। विग्रह का दूसरा भेद है अलौकिक विग्रह। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? ऐसी सामासिक विग्रह जिसको जनसाधारण नहीं समझ सके, केवल व्याकरण को जानने वाला ही समझ सके, वह अलौकिक विग्रह होती है। अर्थात ऐसी विग्रह हो जाएगी जिसको जनसाधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, केवल व्याकरण का अध्ययन करता है वो व्यक्ति ही समझ पाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? अलौकिक विग्रह।
एग्जाम्पल लिया हमने कृष्णाश्रित है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसका विग्रह किया कृष्ण प्लस अम आश्रित प्लस सु। तो दोनों में देखिए हमने कृष्ण से अम और आश्रित से सु, ये जो विभक्तियों का जो प्रयोग किया है वो केवल व्याकरण में किया जाता है, इसलिए ही इसको कहा गया है कि जनसाधारण व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता, जो व्याकरण का अध्ययन करता है वही समझ सकता है। तो इस प्रकार से इस विग्रह के जो मुख्य भेद हैं दो वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में विग्रह के उपभेद हम देखते हैं। तो विग्रह के भी दो उपभेद होते हैं। पहला है अश्वपद विग्रह, अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी सामासिक विग्रह जो सामासिक पद से अलग होती है उसे अश्वपद विग्रह कहते हैं। अर्थात सामासिक पद से अलग होने वाली विग्रह क्या कहलाएगी, अश्वपद विग्रह कहलाएगी। एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि ये सामासिक पद है, उसमें देखिए यथा और शक्ति, दो पद है हमारे पास, यथा और शक्ति। लेकिन जब विग्रह कर रहे हैं तो शक्तिम अंतिक्रम में, शक्तिम तो आ गया लेकिन यथा की जगह क्या आ गया, अंतिक्रम में। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दोनों में असमानता हो गई, इस कारण से ये कौन सी विग्रह हो गई, अश्वपद विग्रह हो गई। फिर अगला आता है स्वपद विग्रह, 2 नंबर पे है। ऐसी विग्रह जो सामासिक पदों के अनुसार की जाती है उसे स्वपद विग्रह कहते हैं। तो कौन, इसमें देखिए आप सामासिक पद है हमारे पास, स्वर्ग गत है, तो दो शब्द इसमें लिखे गए हैं स्वर्ग और गत, दो पद दिए हुए हैं और दोनों पदों को विग्रह में भी दर्शाया गया है स्वर्गम गत है। अर्थात विग्रह में भी सामासिक पद को सेम दर्शाया जाता है, तो वो विग्रह कौन सी कहलाती है, स्वपद विग्रह कहलाती है। इस प्रकार से ये दो उपभेद, विग्रह के दो उपभेद और माने जाते हैं। समास के भेद, समस्त पद में मिलने वाले पदों की प्रधानता के आधार पर समास मुख्यतः 4 प्रकार के माने जाते हैं। यानी जो हमारे पास समास में बनने वाला सामासिक पद होता है उसमें किसी ना किसी पद की प्रधानता जरूर होती है, और उन पदों की प्रधानता के कारण समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, संस्कृत भाषा में 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इस समास में प्रथम पद की, प्रायः प्रथम पद की प्रधानता होती है। नंबर 2 पे है तत्पुरुष समास। इस समास में प्रायः उत्तर पद यानी दूसरे पद की प्रधानता होती है। नंबर 3 पे है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, पूर्व पद की भी प्रधानता होती है और उत्तर पद की भी प्रधानता होती है। नंबर 4 पे आ जाता है बहुव्रीहि समास, अर्थात जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, न तो प्रथम पद की प्रधानता है, न द्वितीय पद की प्रधानता है और न दोनों पदों की प्रधानता है, कोई किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाती है तो वो कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसके बाद में संस्कृत व्याकरण में कुछ स्थितियां ऐसी भी प्राप्त होती हैं जहां दोनों पद मिलने पर सामासिक कार्य तो हो जाता है, लेकिन वहां पर उन पदों में किसी की भी प्रधानता नहीं होती है, न प्रथम पद की प्रधानता होती है, न द्वितीय पद की प्रधानता होती है, न दोनों पदों की प्रधानता होती है, न ही किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, अर्थात वो प्रधानता रहित पद होते हैं। ऐसी स्थिति में उसमें केवल समास माना जाता है, अर्थात जब ऐसे पदों को मिलाया जाता है और उसमें सामासिक कार्य किया जाता है और वहां पर किसी प्रकार की प्रधानता नहीं होती है किसी पद की, तो उसमें कौन सा समास माना जाता है, केवल समास माना जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में समास 5 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और केवल समास। तो केवल समास को मिलाकर के कुल समास कितने हो गए संस्कृत भाषा में, 5 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे समास का जो साधारण ज्ञान था या जो साधारण बातें थी जो हमने समझी इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम समास के प्रत्येक भेद को पढ़ेंगे कि अव्ययीभाव समास में क्या होना है, तत्पुरुष समास में क्या होना है। तो समस्त भेदों को पढ़ते हुए आगे इनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अपना क्वेश्चन भी आप अभी पुटअप कर सकते हैं।